नमस्कार, 9 की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में पहली खबर छपरा से। छपरा के सारण में शराब से संदिग्ध मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बीती रात अमनौर में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं। देखिए, देर रात तक अमनौर में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने सदर अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराया है। एसपी ने शराब से मौत से इनकार नहीं किया है। इसी के साथ जहरीली शराब पीने से अब तक पिछले 3 दिनों में 13 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि अमनौर और मकेर में लोगों ने जहरीली शराब पी थी, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले प्रशासन की ओर से ठंड से मौत का दावा किया गया था, लेकिन जांच के बाद शराब से मौत की बात सामने आ रही है। वहीं एसपी ने जगदीशपुर गांव में शराब फैक्ट्री मिलने पर मकेर थानाध्यक्ष को निलंबित भी कर दिया है। साथ ही चौकीदार की गिरफ्तारी की गई है। नहीं कर सकते, परंतु इसका सत्यापन, जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा, मेडिकली और जो उसके लिए अनुसंधान होता है और जो भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ है उसका लिंकेज इस घटना से है या नहीं, क्योंकि शराब की बरामदगी केवल उस जगह से भी नहीं बल्कि पूरे ज़िले में कई जगहों से हो रही है। तो इसका लिंकेजेस हमको एस्टेब्लिश करना है, उसी अनुसंधान में हम लोग लगे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, लगातार जो लोग थे जो बीमार हैं उनकी मौत भी होती जा रही है। अब तो ये आंकड़ा 13 पहुंच गया है। जी बिल्कुल, ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कल प्रशासन ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन धीरे धीरे जब घरों से लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं तो कल रात में भी एक लाश अमनौर से ला करके प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराया है। और कई ऐसे लोग पता चल रहा है जो कि शराब से मरे हैं और संदिग्ध हालत में मरे हैं और उनके शव को जला दिया गया है, अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो वैसे लोगों की भी पहचान अब की जा रही है जो पिछले 2 दिनों के अंदर जिनकी मौत अचानक हुई है, सडन डेथ हुई है। तो प्रशासन उन तमाम मामलों को लेकर के अब जांच में जुट गया है। डीएम ने साफ तौर पे कहा है कि जिनके घर भी इस तरह की कैजुअलिटी हुई है या कोई बीमार है तो खुल करके सामने आए। प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई नहीं कार्रवाई नहीं करी जाएगी, क्योंकि ऐसी भी अफवाहें उड़ रही है कि लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर आप खुल करके सामने आएंगे तो शराब के कारण आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। परिजनों को डराने धमकाने की बात सामने आ रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। तो डीएम ने साफ तौर पर कह दिया है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के घर में इस तरह की कोई घटना होती है या कोई बीमार होता है तो खुलकर प्रशासन के सामने आए, प्रशासन के लोग उनका इलाज भी कराएंगे और उचित उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी। तो एक तरह से कहा जाए तो जो कल तक अफवाह बताया जा रहा था प्रशासन में, तो प्रशासन ने पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। और एसपी ने भी हमारे न्यूज 18 के कैमरे पर यह साफ कर दिया है कि अब शराब की मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो प्रशासन के लिए भी अब चिंता का विषय है। प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कर रहा है और पहली कार्रवाई मकेर के थानाध्यक्ष पे हुई। जिस थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है वहाँ के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, चौकीदार को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। चूंकि चौकीदार का ये जिम्मेवारी होती है कि उसके इलाके में अगर इस तरह का अवैध कारोबार चल रहा है, शराब की फैक्ट्री चल रही है, तो वो थाने तक सूचना पहुंचाए। तो तमाम पहलुओं की अब जांच चल रही है और प्रशासन अब कार्रवाई के मूड में दिख रहा है। जी बिल्कुल संतोष, और देखिए, अब तो ये पुष्टि हो गई है कि शराब से ही लोगों की मौत हुई। कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से अभी की गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया। आगे क्या कुछ रणनीति पुलिस की तरफ से अपनाई जाएगी? क्योंकि देखिए, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि अभी भी लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। देखिए, एसपी ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा कि एसपी ने कल दावा किया था, जगह जगह छापेमारी चल रही है। हर थाने को टास्क दिया गया है कि अपने, और ये सबसे अहम बात है कि बड़े पैमाने पर शराब का खुलासा हो रहा है हर जगह से। एसपी ने खुद कहा है कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में शराब बरामद कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक पुलिस क्या कर रही थी? अगर हर इलाके से शराब मिल रही है, शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं, शराब पीने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, तो पुलिस अब तक क्या कर रही थी? क्या ये 13 लोग जो संदिग्ध मौत है उसका इंतजार किया जा रहा था इस कार्रवाई के लिए? तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जो शराबबंदी को लेकर के सरकार काफी गंभीरता दिखा रही थी, नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि इनके प्राथमिकताओं में ये शराबबंदी शामिल है। और छपरा में इस तरह की घटना अगर हुई और प्रशासन खुद अब खुल के कह रहा है कि इस घटना के बाद हमने बड़ी कार्रवाई की है, तस्करों को पकड़ा है, लोगों को शराब को सीज किया है, तो अब तक ये कार्रवाई इतनी धीमी क्यों थी? क्यों इतना मौका दिया गया, जिसके कारण ये सवाल सरकार को उठ रहे हैं? 13 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला आ रहा है, शराब से मौत के आरोप लग रहे हैं। ये तमाम पहलुओं की अब जांच है। हालांकि डीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जांच आगे भी जारी रहेगी और जो भी मौत हुए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसका मुकम्मल जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। जी अच्छा संतोष, ये बताइए कि क्या ये पता चल पाया है कि लोगों ने कहाँ शराब पी थी, शराब बनी कहाँ थी और शराब माफिया कौन है? देखिए, जैसा हमने शुरुआती रिपोर्ट में ही दिखाया था कि जो
जनता बाजार इलाके में एक मुन्ना महतो नाम का शख्स था जो कि शराब बना रहा था। तो वो पहले पुलिस ने उस मामले से इनकार किया था, लेकिन कल पुलिस खुद उस शख्स के ठिकाने तक पहुंचे। उसके घर में जब गई तो देखा कि शराब की फैक्ट्री बाकायदा उसने बना रखी थी। उस फैक्ट्री में विदेशी शराब भी बनाया जा रहा था, लेबलिंग की जा रही थी। बोतल मिले हैं, कच्चा स्प्रिट मिला है और कफ सिरप मिला है, प्रतिबंधित कफ सिरप मिला है, जिसको कि शराब में जो कच्चा स्प्रिट जो सफेद होता है उसको जब कफ सिरप मिला दिया था तो उसका लाल रंग हो जाता था। उसको फिर शराब की बोतलों में पैक करके सप्लाई कर दी जाती थी विदेशी शराब के रूप में। तो ये पूरा कारोबार काफी दिनों से चल रहा था और इस बार चूंकि जब ये मौतें जब शुरू हुई है तब प्रशासन की नींद खुली और प्रशासन उस शख्स तक भी पहुंची है जिसके ऊपर आरोप लग रहा था कि इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी वो है, उसके द्वारा बेचे गए शराब से मौत हुई है। तो प्रशासन अब ये मान रहा है एक तरीके से कि एसपी ने हमारे कैमरे पर, जैसा कि मैंने दिखाया भी, एसपी भी ये कह रहे हैं कि ये मौतें शराब से हो सकती है। हालांकि उनका भी कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, तो जब मेडिकल रिपोर्ट आएगा तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि असली सच्चाई क्या है। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से एक ही इलाके में, डीएम ने भी कहा है कि चूंकि एक ही इलाके में मौतें हो रही है तो कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। डीएम का भी स्पष्ट बयान है कि चूंकि ये जो भी मौतें हुई है एक क्षेत्र से ही होकर के आ रही है। तो मान लीजिए पूरे जिले में ठंड से हो रही है तो और जगह भी मौतें होनी चाहिए थी। ठंड ऐसी नहीं है कि हर जगह मौतें, लेकिन एक खास क्षेत्र से ही अगर मौतें 13-14 मौतें निकल करके सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण ये मौतें हो रही है। तो डीएम भी अब मान रहे हैं, एसपी भी ये मान रहे हैं और यही मान करके अब उन लोगों ने कार्रवाई शुरू की है। प्रशासनिक पर भी कार्रवाई हो रही है, शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई काफी तेज हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। देखिए, सारण में संदिग्ध मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में 8 और लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह मौतों का आंकड़ा जो है 13 तक पहुंच चुका है। मढ़ौरा में 2 दिनों के अंदर 4, मकेर में 1 और अमनौर में 2 लोगों की मौत हुई। सभी 13 मौतें 3 दिनों के अंदर हुई हैं। इस दौरान एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी चली गई। पिछले 3 दिनों से संदिग्ध परिस्थिति में हो रही मौतों में से अधिकतर शवों की अंतिम संस्कार कर दिए गए हैं। उधर सारण के डीएम राजेश मीणा ने कहा कि शराब से मौत से इनकार नहीं है। वहीं परिजन भी घर से शराब की बोतलें निकालकर दिखा रहे हैं कि मौतें शराब से हुई हैं। पति है का नाम पर बताइए। रुआ नाम था राज रे बोले ना कैसे राजवा के नाम आदा कैसे मर गई हन कैसे दारुआ पी के राजवा मरी का ई दिखा रही क्या है? ये दिखा रही क्या है? दारू यही पिए थे था दारू 1 लोटा में ले ले नहीं। अच्छा आया के पिलाई हाँ। आ पी के बस बेचैनी देने हो गला, उल्टी होके लागल। अच्छा अब ना जिए अब ना जिए। अच्छा कहाँ इलाज उलाज भइल? दवाई जब मैंने ली आ बाद में डॉक्टर में जब बेचैनी हो गल प्राण छूटे के बेर तो डॉक्टर बोला तो हमरा कुछ नहीं के भल नहीं भल हम बस डॉक्टर ठीक है चल। का नाम बराऊ? चानू वो पत्नी बनी उनका? दारू पी के कहाँ से पी के आए? भूलल माझी लगे से। अच्छा कितना आदमी पी लगे? 5 आदमी पिए ले। अच्छा 5 आदमी मर गइल बा। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। शराब को कंटेनर में तहखाने बनाकर छिपाया गया था। हरियाणा नंबर की कंटेनर से शराब लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर शराब बरामद की है। सिंघौल थाना क्षेत्र के सिंघौल के पास NH 31 से करीब 300 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य 30 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने कंटेनर से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिससे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। छपरा में एक सरकारी स्कूल में घोटाले का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मांझी प्रखंड के हलखोरी शाह उच्च विद्यालय में लड़कियों के लिए चलाई जा रही सैनिटरी नैपकिन और पोशाक योजना का लाभ लड़कों को दिया गया है। विद्यालय में इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब पूर्व प्रधानाध्यापक की सेवानिवृत्ति के बाद नए प्रधानाध्यापक ने पदभार ग्रहण किया और बैंक स्टेटमेंट की जांच की। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि लड़कियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का पैसा लड़कों के खाते में ट्रांसफर किया गया, जबकि वैसे छात्रों के नाम भी पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं जिनका नाम स्कूल के रजिस्टर में नहीं है। घोटाले को लेकर प्रधानाध्यापक
रईस उल एहरार खान ने डीएम को पत्र लिखा है। इस पत्र से विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के डीपीओ ने कहा कि अगर जांच में मामला सही पाया जाता है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जब मैंने उस स्टेटमेंट का अवलोकन किया और अपने स्कूल के एडमिशन रजिस्टर से हमने मिलान किया तो मैंने इसमें देखा कि बहुत से ऐसे नाम दिख रहे हैं जिनके खातों में पैसा गया है, वो स्कूल के एडमिशन रजिस्टर में नहीं है। जो मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना है यानी नैपकिन योजना, उसके पैसे मुझे उस स्टेटमेंट में दिखाई दिए कि वो लड़कों के खाते में गए हैं। कुछ इस तरह के भी अन्य और भी तरह की अनियमितताएं जो है वो मुझे दिखाई दी, तो मैंने इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को 16/6/2021 को सबसे पहले दिया। उसको हम देख लेते हैं, कागज पे पूरा रजिस्टर आज देख लेते हैं, है ना, पूरा रजिस्टर देख लेंगे और जो भी बैंक का स्टेटमेंट है वो देख लेंगे और अगर कुछ भी अनियमितता वित्तीय अनियमितता आती है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। छपरा के स्कूल में घोटाले के खुलासे पर अब कई सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं जो न्यूज़ 18 भी उठा रहा है। छात्रों को कैसे मिल रहा छात्राओं की योजना का लाभ, ये सबसे गंभीर और बेहद अहम सवाल है। सवाल ये भी कि 3 साल से जारी घोटाले की भनक आखिर कैसे नहीं लगी। आरोपी प्रिंसिपल पर कब होगी विभागीय कार्रवाई। मोतिहारी जिला स्कूल में रुपए लेकर नंबर देने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने हंगामा किया है। छात्रों का कहना था कि प्रैक्टिकल की परीक्षा में ज्यादा नंबर देने के लिए रुपए लिए गए थे, लेकिन मनचाहा नंबर नहीं मिला। इसके बाद छात्रों ने हंगामा किया है। जब डीएम कोरोना टीकाकरण का निरीक्षण करने पहुंचे तब छात्रों ने हंगामा किया और घूस लेने की बात भी कही। बाद में प्रिंसिपल ने छात्रों का रुपए वापस देने का आश्वासन दिया है। क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हर एक चीज में पैसा इस स्कूल में लग रहा है और सर 9 से लेके सर हम लोग 10 तक इसमें सर क्लास के न ही सर कोई पढ़ाई ढंग से हो रहा है और न ही सर कुछ हो रहा है। और सर एडमिशन में सर पैसा लगा था 6-6 हज़ार रुपया, 20 रुपया मात्र। कितना काहे के लिए? साइबर का जो अपना लागत लगा था, हाँ, उसके लिए सरकार के तो यादें से 20 रुपया लेने के लिए है। पटना सिटी के पटना साहिब गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। इस मामले में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विरोधी गुट ने कमेटी अध्यक्ष और जत्थेदार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। राजेंद्र सिंह के बेटे दया सिंह ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की भी मांग की। इस मौके पर दया सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और जत्थेदार उनके पिता को मुख्य ग्रंथी के पद से हटाना चाहते थे और इसी में सफल नहीं होने पर हत्या की साजिश रची गई। हमारे यहाँ के हेड ग्रंथी है, उनका सोचे समझे साजिश के साथ उनकी हत्या की गई है। ये हत्या के पीछे का कारण ये है कि पद जो पापा जी के पास पद था, ये पद का लालच गोरे मस्किन और अवतार सिंह हित को उन्होंने ही इस हत्या में साजिश के साथ हत्या की है। उन्हीं के चलते ये लोगों ने जो उन लोग को तंग किया गया, जो फील कर रहा है उन लोग का, तो उन्हीं वो लोग ही जानते हैं इस चीज़ को बढ़िया से, इसलिए वो नाम ले रहे हैं। क्या मांग आप करते हैं? भाई इसकी जांच होके स्पष्ट इसका निकलना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। हाँ, तो बिल्कुल इसकी जांच होगी, पोस्ट रिपोर्ट आ ही जाएगा, सब पता चल जाएगा और बिल्कुल इसकी सर्दी और शीतलहर से पूरा बिहार कांप रहा है। इधर मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों के लिए 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें 11 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई। जिन 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण शामिल है। वहीं गोपालगंज, बक्सर, आरा और अरवल के साथ ही रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है।
कुहासे ने राजधानी पटना को अपनी आगोश में ले रखा है। पूरे शहर में कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। कुहासे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। वाहनों को दिन में भी लाइट जलानी पड़ रही है। आज से 4 दिनों तक 11 जिलों में बारिश और ओला गिरने की संभावना भी जताई गई है। पटना के मौसम के बारे में बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में कड़ाके की ठंड जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, या यूं कहें तो ठंड का सितम जो है अब भी बरकरार है। हम बात करें पटना की तो आज पटना का तापमान जो है वो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब है। दूसरे जिलों की बात करें, हम औरंगाबाद की बात करें, बक्सर की बात करें, आरा की बात करें, छपरा की, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, सभी जगहों पे जो है मौसम का सितम जो है वो बदस्तूर जारी देखने को मिल रहा है। तापमान जो है कमोवेश 7 से 9 डिग्री के बीच जो है वो मापा जा रहा है। पटना की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से कुहासे जो है पूरे राजधानी को अपने आगोश में ले रखा है। इस कारण से जो वाहन चालक हैं विजिबिलिटी कम होने के कारण उन्हें अपनी हेडलाइट्स जो है ऑन करके वाहन चलानी पड़ रही है, और लोग भी जो है इस कड़ाके के ठंड के कारण काफ़ी कम सड़कों पे निकल रहे हैं। मौसम विभाग के जानकार भी कह रहे हैं कि अगले 30 तारीख तक यानी कि 30 जनवरी तक कमोवेश इसी तरह की तस्वीर जो है वो नज़र आएगी। धुंध जो है वो लगातार देखने को मिलती रहेगी। शीत की चपेट में कह सकते हैं कि 26 और 27 जनवरी जो है वो शीत लहर की चपेट में रहेगा, और इस कारण से डॉक्टर और मौसम वैज्ञानिक जो है वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकले। तो जो ठंड से बचने के उपाय हैं, गर्म कपड़े, टोपी, उसके अलावा मास्क जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत भी आता है, उन सभी का उपयोग करें। हैंड दस्ताना जो होता है वो उसका इस्तेमाल करें। तो पूरे तरह से कह सकते हैं कि अपने बदन को ढक करके ही घरों से निकले, क्योंकि यह जो मौसम है बिगड़ा मौसम वो आपको अपने चपेट में ले सकता है। ठंड जो है वो उसके आगोश में आ सकते हैं, आपकी तबीयत जो है वो खराब हो सकती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मौसम वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर वो लोगों से अपील कर रहे हैं। तो न्यूज़ 18 भी आप तमाम लोगों से अपील कर रहा है, पटना वासियों से अपील कर रहा है कि जो भी एहतियात है वो उठाते रहें। ठंड से बचने के उपाय जो है उसका इस्तेमाल आप करते रहें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इन दिनों बिहार में हाड़ कपकपाने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में पटना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों तक राहत पहुंचाने में डीएम खुद जुटे हुए हैं। रात में हालात का जायजा लेने निकले डीएम ने आम लोगों के साथ समय बिताया। अलाव सेक रहे लोग अपने बीच डीएम को पाकर अचरज में पड़ गए। इस दौरान डीएम ने लोगों से प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरों में किए जा रहे इंतजाम के बारे में जानकारी। अरवल में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। यहां जीएनएम हॉस्टल परिसर में 220 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जबकि 10 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा दी गई है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार। सदर अस्पताल परिसर का जीएनएम आपका कॉलेज है जिसमें डेडिकेट सेंटर बनाया गया है। कोविड से मुकाबला करने को लेकर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। कुल 200 से अधिक बेडों पर ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर की भी व्यवस्था कर दी गई है कि जो भी प्रभावित मरीज होंगे, ऑक्सीजन जीवनदायिनी के रूप में काम किया था। पिछले बार जो ऑक्सीजन से लगातार जो है प्रभावित हो रहा था, लगातार लोगों की मृत्यु हो रही थी, वैसे में सदर अस्पताल का जो है एक सुखद भरी खबर ये होगा कि यहाँ पर सारी व्यवस्था जो है ना टेक्निकल जो है यहाँ एक्सपर्ट लोगों को लगाया गया है। हम दिखाने के प्रयास करेंगे। कॉन्सन्ट्रेटर हैं, ये सारी चीज़ ऑलरेडी तैयार कर दिए गए हैं। इस अस्पताल परिसर में तकरीबन 200 बेडों पर यहाँ फिलहाल अभी 10 बेड पर तैयारी किया गया है, और हम ये जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर जो है एक्सपर्ट हैं उनसे जानने का क्या क्या तैयारी है सर। यहाँ पे जो अभी तो 10 बेड हैं ऑक्सीजन कंसनट्रेट के, वो फुली तैयार रेडी हैं। उसमें ये कि ऑक्सीजन कंसनट्रेट हमने लागू कर दिया है, फेस मास्क लगा दिया, सिंपल फेस मास्क सबके लगा चुके हैं। और अभी बस सिर्फ ये है कि इनमें जो अब आपको ये दिखाएंगे तो इसमें सर ये सेचुरेशन रेट दिखा रहा है इधर, ये ऑक्सीजन ये टाइमिंग सेट होता है इसके अंदर, ये टाइमिंग कितने टाइम के लिए ऑक्सीजन पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा ये यहाँ पे सेचुरेशन बताती है ऑक्सीजन कितने पेशेंट को ऑलरेडी तैयार है। हाँ बिल्कुल कंप्लीट तैयार। वैसे में सुखद भरी है अरवल के लिए कि सदर अस्पताल का जो है जीएनएम कॉलेज सेंटर में ये सारी व्यवस्था है जो ऑक्सीजन का कर दी गई है, और पूरी तरह से लोग स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तैयारी में जुटा हुआ है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
इस